Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चाइनीज राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी का, है ना। तो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोवियत एड एंड एडवाइस, जो सोवियत जो है एड एंड एडवाइस जो उसको प्रोवाइड कर रहा था। आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि सोवियत सिस्टम में का जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके जो है ड्रॉबैक पढ़ रहे थे। तो ड्रॉबैक में एक पॉइंट और भी था, क्या था? स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी, क्योंकि देखो सोवियत यूनियन में क्या हुआ था कि जब जो रिफॉर्म्स का दौर चल रहा था, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो डिसइंटीग्रेशन का कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन था? उसकी जो है सोवियत सिस्टम भी जिम्मेदार था कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सोवियत सिस्टम जो जिम्मेदार था, तो इस जिम्मेदारी में क्या आता था कि स्टेगनेंट इकोनॉमी भी आता था। इस इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन जिस गति से वेस्टर्न वर्ल्ड की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, उस गति से इनकी नहीं हो रही थी। लगभग एकदम मतलब बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, है ना। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ था, जो सोवियत सिस्टम था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था। जब सोवियत सिस्टम में अगर हम देखें, तो अगर जब ये यहाँ पे फेलियर हो रहा था, जब यहाँ पे स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर हो रहा था, ठीक है, तो इन सब का इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा था? इन सब का इम्पैक्ट किसके ऊपर भी पड़ रहा था? चाइना के ऊपर भी पड़ रहा था। ठीक है, तो चाइनीज गवर्नमेंट जो चाइनीज गवर्नमेंट थी, उसने कहा भाई देखो, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हमारे ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्यों ना हम जो है इसको तो साथ में रखे ही रखें। साथ में किधर चले? वेस्ट की तरफ भी चले। ठीक है, एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप करें, किसके साथ? वेस्ट के साथ। फ्रेंडली रिलेशन ये बिल्डअप करना चाहते थे, किसके साथ? वेस्ट वालों के साथ, है ना। ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो ऐसी स्टेगनेंट ना रहे, बल्कि क्या करे? तेजी से ग्रोथ करे। ठीक है, तो यही से आज का हमारा पॉइंट शुरू होता है। यही से जो एक सीरीज होती है किसकी? रिफॉर्म्स की, कुछ बदलावों की सीरीज स्टार्ट होती है। कहाँ पे? चाइना में। ठीक है ना। चलो देखो क्या क्या हुआ था। पॉलिसीज इन 1970s। ठीक है, अब 1970 में जो है, जो पहले पहले क्या था, अगर हम देखें 1970 से पहले की बात करें, तो ये किसको सपोर्ट कर रहे थे, किसके फेवर में थे? ये सोवियत के फेवर में थे, है ना। सोवियत के फेवर में थे, लेकिन 1970s के बाद इन्होंने क्या किया? इसको चेंज किया, इसको बदलाव लाया। ठीक है, इसमें क्या बदलाव लाया? देखो, ठीक है, इन बदलावों के साथ चाइना का जो झुकाव किसकी तरफ ज्यादा रहा? यूएसए की तरफ रहा। कब का दौर की बात कर रहे हैं? 1970s की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस 1972 में, कब? 1972 में चाइना लीव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन। ठीक है, जो चाइना था 1972 में, उसने क्या कर दिया? देखो क्या क्या था, अगर हम 1970 से पहले की, बिफोर द 1970s, जो चाइना की इकोनॉमी थी वो क्या थी? क्लोज इकोनॉमी था। ठीक है, कैसी इकोनॉमी थी इसकी?
क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, और पॉलिटिकली क्या था, ये आइसोलेशन में था, ये मतलब दुनिया की जो भी घटनाएं घट रही थी उससे बहुत ज्यादा इसका लेना देना नहीं रहता था। पॉलिटिकली क्या था, ये आइसोलेशन में था। ठीक है, 1970 से पहले। ठीक है, ये क्या था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, पूरी मार्केट को क्लोज करके रखा था। ठीक है, और पॉलिटिकली क्या था, आइसोलेशन में था, दुनिया के अन्य देशों के साथ, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ये अपनी रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बिल्डअप नहीं करता था। ठीक है ना, क्यों, देखो रीजन भी है, इसका कारण भी है क्यों नहीं बिल्डअप करते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया एंड चाइना दोनों की दोनों ही क्या थी, ब्रिटिशर्स कॉलोनी थे। कहीं ना कहीं ये जो कॉलोनिज्म था इनके ऊपर जो बहुत ज्यादा प्रभाव डाला हुआ था, और इसके चलते ही इनका क्या हुआ था, ये बहुत ज्यादा बैकवर्डनेस में पहुंच गए थे, बहुत ज्यादा गरीबी, पोवर्टी है ना, अनएजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जो यहाँ पे बड़ी अधिक मात्रा में थी। तो ये डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि हम जो इनके साथ फिर से क्या करें, अपनी इकोनॉमी खोल दे, पॉलिटिकल रिलेशन बना ले, फिर से कहीं ये आके हमको क्या बना ले, अपनी कॉलोनी बना ले। तो इस वजह से अगर 1970 से पहले की बात करें तो चाइना कैसा था, क्लोज इकोनॉमी था, पॉलिटिकल आइसोलेशन में था, बहुत ज्यादा ये इंटरनेशनल इश्यूज में इंटरफेयर नहीं करता था, बोलता नहीं था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब इसको छोड़ते हुए उसने क्या किया, 1972 में यह डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो आइसोलेशन में है अब उसे हम छोड़ देंगे, अब हम क्या होंगे, एक्टिव होंगे किसमें, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एरियाज में। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट देखो, 1973 में जो प्रीमियर थे इसके, वो कौन बनते हैं, झाओ एंड लाई। ठीक है, प्रीमियर कौन बनते हैं, झाओ एंड लाई। ठीक है, जब ये प्रीमियर बनते हैं तो इन्होंने क्या किया, एक प्लान इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कौन सा, एक प्लान एक जो है, एक प्लान लाते हैं, ये क्या था, एक प्लान था, है ना। ठीक है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फोर मॉडर्नाइजेशन प्लान। यहाँ कंफ्यूज करेगा, यहाँ लिख लो, एक प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग फोर मॉडर्नाइजेशन प्लान भी कहते हैं, है ना, फोर मॉडर्नाइजेशन प्लान। अब इसमें इन्होंने क्या क्या करना शुरू किया, क्या चार स्टेप उठाए इन्होंने। ठीक है, उसी के बारे में जो है डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन्होंने क्या उठाया, देखो, इन्होंने कहा कि हमारा जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई कब, 1973 में प्रीमियर बनते हैं झाओ एंड लाई, और वो फोर मॉडर्नाइजेशन प्लान लाते हैं। तो फर्स्ट प्लान इनका क्या होता है कि अब हमारा जो ध्यान कहाँ पर होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होगा। मतलब ये क्या करना चाह रहे थे, R&D करना चाह रहे थे, है ना, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे फोकस करना चाह रहे थे, साइंस को बढ़ाना चाह रहे थे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहते थे। ठीक है, थर्ड सेकंड पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, जितनी भी चाहे देखो, स्टार्टिंग में अगर हम लोगों ने बात किया होगा तो आपको पता होगा कि एक ऐसी इकोनॉमी थी, एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। उसे जो कुछ भी इसको गेन होता था, जो भी कुछ ये अर्न करते थे, उसी पैसे को वो लगाना चाहते थे किस पे, हैवी इंडस्ट्री को सेटअप करने पे। लेकिन वो पैसे क्या थे, बहुत कम थे, है ना। लेकिन जब झाओ एन लाए आए तो ये जो है कुछ और प्लान के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, इंडस्ट्रीज एरियाज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया को और अधिक डेवलप करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ और प्लान के साथ आते हैं। थर्ड क्या था, ये सेकंड था इनका। थर्ड देखो, एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि इसकी जो है पॉपुलेशन क्या हो रही थी, बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पॉपुलेशन क्या हो रही थी, 2 से
3% जो है हर साल क्या जा रही थी, बढ़ जा रही थी। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा था, जबकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या था, कम था। तो जो ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी उसकी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए झाओ एंड लाई ने कहा कि भाई हम एग्रीकल्चरल एरिया को क्या करेंगे, टारगेट रखेंगे, इसे और अधिक डेवलप करेंगे ताकि प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी नीड को, उसकी फूड सिक्योरिटी को हम क्या कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है ना। ये इसका थर्ड जो है मॉडर्नाइजेशन प्लान था, इसको मॉडर्नाइज करना चाह रहा था। ठीक है। फोर्थ देखो क्या था, मिलिट्री। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, मिलिट्री। मिलिट्री को भी ये क्या करना चाहता था, मॉडर्नाइजेशन करना चाहता था, नई 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 टेक्नोलॉजी इसमें जो है इन्वॉल्व करना चाहता था, है ना। नए नए वेपन्स को इनको देना चाहता था, नए जो है ट्रेनिंग मेथड्स को ये अप्लाई करना चाहते थे। ठीक है, इस मॉडर्नाइजेशन प्लान के थ्रू। तो जब 1973 में प्रीमियर बनते हैं झाओ एन लाई, तो एक प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। उस प्लान को किस नाम से भी जाना जाता है, फोर मॉडर्नाइजेशन प्लान भी कहा जाता है, जिसमें इन्होंने 4 एरिया को टारगेट किया मॉडर्नाइज करने के लिए। पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, सेकेंड जो पॉइंट इंडस्ट्रीज को, थर्ड एग्रीकल्चर को, फोर्थ मिलिट्री को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब इनके 5 साल के बाद में एक नया प्रीमियर बनते हैं। ये जो झाओ एंड लाई के बाद जो है, जो नेक्स्ट प्रीमियर बनते हैं वो कब बनते हैं, 1978 में। ठीक है, कब बने, इन 1978 में एक नए प्रीमियर बनते हैं इनका। ठीक है, जो जिनका नाम क्या था, डेंग डेंग जाओपिंग। ठीक है, कौन प्रीमियर बनता है, डेन जियाओपिंग, आई बी है। वापस से लिख लो इसको, ये कंफ्यूज करेगा स्पेलिंग इसका। ठीक है, डेन जियाओपिंग। अभी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक पॉलिसी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, पॉलिसी जिसे क्या कहते हैं, ओपन डोर पॉलिसी, जिसे किस नाम से जाना गया, ओपन डोर पॉलिसी के जाना गया। ठीक है, पर्पस क्या था इसका, पर्पस देखो, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ठीक है, इनका पर्पस क्या था, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी उसे क्या करना, बढ़ाना। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, मतलब कैपिटल नहीं है। तो ये क्या कहते थे, इन्होंने चूंकि मार्केट को अपने क्या कर दिया, जो कभी क्लोज्ड इकोनॉमी था उसको क्या कर दिया इन्होंने, खोल दिया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने इकोनॉमी को क्या किया, ओपन किया, वैसे ही क्या आने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे, है ना, एफडीआई आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि जितनी भी फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं वो क्या कर सके, चाइना में इजीली इन्वेस्टमेंट करे। इन्होंने अपनी पॉलिसीज को क्या कर दिया, इजी कर दिया। फॉरेन कंट्रीज की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको यहाँ पे अपना स्टेब्लिशमेंट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहते थे, हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो करेंगे, साथ में किसके साथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ।
ठीक है। जो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होगा चाइना में, जिससे जो कैपिटल जो है जनरेट होगी, उस कैपिटल का यूज करेंगे हम कहाँ पे, प्रोडक्टिविटी में। और साथ ही साथ में ये कैपिटल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और जो ये इन्वेस्टमेंट होगा, जो नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएंगी, टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी, है ना। जो फॉरेन कंट्री चाइना में इन्वेस्ट करेंगी तो वो तो कैपिटल लाएंगी ही लाएंगी, साथ में क्या लेकर आएंगी, टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगी। ठीक है, इसी इसी पॉलिसी को क्या कहा गया, ओपन डोर पॉलिसी कहा गया। ठीक है, अब देखो एक बार वापस से रिवाइज कर लो, पिछला वाला भी वीडियो आपको दिखेगा उसमें। पॉलिसी इन 1970s, चाइना वेंट टू यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर या सोवियत जो था वो क्या था, एक क्लोज इकोनॉमी था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था चाइना का। तो चाइना ने कहा कि ठीक है भाई, हम यूएसएसआर के साथ भी रिलेशन बनाए रखेंगे, और साथ ही साथ यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी हम अपना क्या करेंगे, रिलेशन अच्छा बना के रखेंगे। ठीक है, इस पर्पज से उसने जो है 1972 में क्या किया, अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन की जो कंडीशन थी उसे छोड़ दिया उसने। छोड़ने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1973 में जो है इसके एक नए जो है प्रीमियर बनते हैं, जिनका नाम था झाओ एनलाई। ठीक है, झाओ एनलाई ने जो 4 मॉडर्नाइजेशन प्लान लाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टारगेट किया, इंडस्ट्रीज को टारगेट किया, है ना, एग्रीकल्चर को, और जो है मिलिट्री सेक्टर को टारगेट किया, उसे मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर 1978 में उनके 5 साल बाद डेंग जाओपिंग जो है यहाँ के प्रीमियर बनते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जिसे ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, उनका पर्पस क्या था, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना किसके द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, और कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये दोनों को भी क्या करना, प्राप्त करना, जो कि विदेशी कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उनके साथ लाया जाएगा। ठीक है, तो ये इनका पर्पस था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नो शॉक थेरेपी। ठीक है, इन्होंने कोई शॉक थेरेपी, जैसे यूएसएसआर ने क्या किया था, जब वो कोलैप्स हुआ था तो रशिया ने क्या किया था, एक शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस की थी, किसके लिए, जो भी उसके अलाइज कंट्री थे। पूरा का पूरा सिस्टम एक झटके में इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। बट चाइना ने एक झटके में सब कुछ नहीं बदला, सब कुछ क्या किया, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, चेंज किया। ठीक है, देखो क्या किया उसने, ठीक है, अपना इकोनॉमी को जो है ओपन तो किया है। जो ओपन डोर पॉलिसी थी, इसका मतलब कि इसने इकोनॉमी को क्या कर दिया, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन जो ये ओपन किया इन्होंने इकोनॉमी, उसको एक झटके में, जैसे रशिया में हुआ था शॉक थेरेपी, वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, एक झटके में पूरा सिस्टम ही बदल दिया, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, है ना, सारे के सारे सिस्टम को इन्होंने एक झटके में रातों रात पूरा चेंज हो गया। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ओपन किया। क्या स्टेप किया उसने, क्या क्या चीजें जो है बदली, देखो 1982 में क्या किया, इसका प्राइवेटेशन कर दिया। इकोनॉमी जब ओपन किया तो उसने सबसे पहला 1982 में क्या किया, अपने एग्रीकल्चर को टारगेट किया। ठीक है, पहले जो एग्रीकल्चर होता था, चूंकि सोवियत मॉडल था, तो आपको पता होगा कि वहां पे कलेक्टिव एग्रीकल्चर किया जाता रहा होगा। ठीक है, और सेम इसी तरह का जो है कहाँ पे, चाइना में भी रहा होगा। ठीक है, जो कि क्या रहा होगा, स्टेट ओन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 1982 में उसने क्या किया, उस मॉडल को ही बदल दिया। उसने एग्रीकल्चर को क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, सेकंड क्या किया, 1998 में इसने जो इंडस्ट्रीज का भी क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, इसको भी क्या, इसने इसने कहा कि भाई जितने भी प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे किसमें, इंडस्ट्रीज में। प्रीवियस वाला वीडियो याद करो आपने, वहां पे हम लोगों ने क्या कहा था कि ये इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, करते हैं।
करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो इंडस्ट्री कैसी होगी, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं 1998 में, ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या कर दिए, इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए हम लोगों ने खोल दिया। अब चाहे जितनी भी इंडस्ट्री सेटअप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। स्टेट ओन्ड जो था इंडस्ट्रीज, उसे धीरे धीरे ये क्या करने लगे, कम करने लगे, उसे खत्म करने लगे। अब प्राइवेट सेक्टर को क्या कर दिया इन्होंने, अलाउ कर दिया कि भाई आप जो है इंडस्ट्री सेटअप करो, ठीक है। आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, प्रोडक्शन करो, सेल करो, जो भी प्रॉफिट आता है उसे आप अपने पास रखो। इसी तरीके से यहाँ पे स्टेप इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या था। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, रिमूव ट्रेड बैरियर्स। रिमूव बैरियर्स इन सेज, ठीक है। सेज का मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको समझ लो पहले। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सेज की फुल फॉर्म क्या हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जब इन्होंने ये ट्रेड बैरियर हटाया ना, तो इस ऐसा नहीं था कि पूरा स्टेट का जो है कंट्रोल ही खत्म कर दिया, सब कुछ इन्होंने प्राइवेट कर दिया एकदम, मतलब पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज जो है इन्होंने प्राइवेटेशन नहीं किया था, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड ओवर नहीं किया था, बल्कि क्या था, इस सारी जो है बदलावों में जो है स्टेट का भी क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, है ना। स्टेट का भी क्या था, इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। एक बार वापस से देख लो इसको। नो शॉक थेरेपी, इन्होंने रशिया की तरह जो है शॉक थेरेपी को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस किया शॉक थेरेपी। रीजन क्या था, क्योंकि रशिया ने जो है अपनी इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिस्टम को पूरी तरीके से रातों रात बदलने का प्रयास किया, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को जो है स्टेप बाय स्टेप क्या किया, ओपन किया। इन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्राइवेटेशन किया, ठीक है, इंडस्ट्रीज का प्राइवेटेशन किया, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, ठीक है, उस ट्रेड में जो भी बैरियर थे, जो भी रुकावटें थी, उन्हें दूर कर दिया, ठीक है। सेस की फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अभी इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। और स्टेट का क्या होता था, इन सारे सारे ही जो है सुधारों में जो है इंपॉर्टेंट रोल होता था, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे का क्या है। अब इम्पैक्ट देखो इसका, जो ये जितने भी सुधार किए गए, इससे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेंगे ही, है ना। गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट, ठीक है। इन सब सुधारों के बाद क्या हुआ, इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। अब वो इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो पहला देखो क्या हुआ, इंक्रीज, ठीक है। इंप्रूवमेंट हुआ किसमें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हुआ, इंप्रूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। इंप्रूवमेंट हुआ कहां पर,
इंडस्ट्रीज में इनके क्या हो गया, इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, और क्या हुआ, अब लोगों की जो है इनकम में क्या हुई, वृद्धि हुई, और लोगों के पास क्या होने लगा, सेविंग होने लगी। आपको याद होगा, प्रीवियस वाले वीडियो में देखिएगा, जब हम वहां पे बात कर रहे थे, तो वहां पे भी कुछ क्या हुआ था, सुधार किए गए थे। लेकिन उस सुधार में जो है बैड इम्पैक्ट क्या था, ज्यादा थे। क्यों बैड इम्पैक्ट ज्यादा थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोवियत मॉडल से क्या है, अडॉप्ट किए गए थे, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ था, पर कैपिटा इनकम कम हो गया था। लेकिन इस वाले सुधार के बाद जो ये 3 सुधार किए गए थे, कौन कौन सा, एक तो ये बैरियर हटाया गया था, दूसरा जो है झाओ एंड लाई द्वारा लाया गया था, और तीसरा जो है किसके द्वारा लाया गया था, जाओपिंग के थ्रू जो लाया गया था। ठीक है, इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा था, इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा था, इससे पहले वाले जितने सुधार किए गए थे चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। ठीक है, इसके इम्पैक्ट क्या थे, चाइना के फेवर में थे। लेकिन जो प्रीवियस वाली वीडियो में हम लोगों ने इम्पैक्ट डिस्कस किया था, वो क्या था, बैड इम्पैक्ट ज्यादा था। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो वो जो रिफॉर्म्स थे, वो रिफॉर्म्स या वो जो बदलाव थे, वो कहीं ना कहीं सोवियत मॉडल से क्या थे, प्रेरित थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इंक्रीज इनकम एंड सेविंग, लोगों की इनकम में वृद्धि हो रही है, लोग ज्यादा पैसे अब बचा पा रहे हैं, बैंकों में रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रीवियस वाले में जो हम लोगों ने जो रिफॉर्म में पढ़ा था, वहां पे क्या हो रहा था, पर कैपिटा इनकम क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, है ना, जिसका जो है इसकी इकोनॉमी पे, किसके, चाइना की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, है कि नहीं। याद करिए, आप प्रीवियस वीडियो वाला अगर देखें आप, तो आपको याद होगा। ठीक है, आगे देखो क्या था, इंक्रीज एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने कहा था ना कि भाई हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, लेकिन किसके द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा। ठीक है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएंगी आएगा, तो अपने साथ क्या लेकर आएंगे, टेक्नोलॉजी भी लेकर आएंगे। तो जब ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो है एफडीआई भी इनके पास आता है, इनके पास पैसे भी आते हैं, कैपिटल भी क्या होता है, इससे जनरेट होता है। ठीक है, जब इंडस्ट्री आ रही है, तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था इसकी वजह से। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या हुआ, चाइना जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया, कब, 2001 में। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनने की वजह से क्या हो गया, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो चाइना अब आसानी से कर सकता था, वो इसके डब्ल्यूटीओ के रूल को फॉलो करेगा, और जो ट्रेड है उस ट्रेड में अपना हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। ठीक है, हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। अब बैड इम्पैक्ट देखो क्या रहा, इसका भी बैड बैड इम्पैक्ट रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस टाइम तक क्या हो गया था, चाइना में 100 मिलियन पीपल क्या थे, वो अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, इस टाइम पे जो जिस समय ये सारे सुधार किए गए थे, तो ऐसा कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो रहा था, लेकिन सबको नहीं मिल रहा था। देखो, जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो लोग हैं, वर्कर्स हैं जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के, वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, किसमें, सेकेंडरी एक्टिविटी में, है ना। जब सेकेंडरी एक्टिविटी में माइग्रेट करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो भीड़ भाड़ की वजह से क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन आ गई। और ये जिस समय की सुधारों की बात कर रहे हैं, उस समय तक क्या था, 100 मिलियन लोग जो है क्या थे, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे। ठीक है, सेकेंड इंपैक्ट देखो क्या था, फीमेल। इस टाइम पीरियड में जो है फीमेल की कंडीशन क्या थी, वर्स्ट थी, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है, अच्छी ना होने के कारण जो है, यहाँ पे महिलाओं के साथ जो है बहुत ज्यादा हिंसा, है ना, हिंसा होती थी, अत्याचार होता था, इनके ऊपर शोषण किया जाता था, इस तरीके की एक्टिविटीज चलती रहती थी इनके यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या था, बैड इंपैक्ट में क्या था, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है,
इन्वायरमेंट को क्या हो रहा था, जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, और जब पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट तो डालेगा ही डालेगा, है कि नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी वैसे वैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और देखो क्या हो गया, करप्शन। ठीक है, करप्शन में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। ठीक है, करप्शन में क्या हुआ, बढ़ोतरी देखने को हमें मिली। ठीक है, अब इतना बड़ा कंट्री था, ठीक है, पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी भी क्या होगी, इसको लार्ज होगी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और जितनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी होगी उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं उसके करप्ट होने के। ठीक है, तो चाइना में जो है ऊपर से नीचे तक क्या था, पूरा करप्शन व्याप्त था। ठीक है, आगे देखो, अर्बन और रूरल के बीच में। ठीक है, अर्बन एंड रूरल। ठीक है, अर्बन जो है बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, डेवलप होते जा रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा रिच होते जा रहे थे लोग जो अर्बन एरिया में थे, है ना, जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट था, है ना, वो बड़ी तेजी से क्या कर रहे थे, उनका ग्रोथ हो रहा था। लेकिन रूरल एरिया में क्या था, अभी भी क्या थी, बैकवर्डनेस थी, है कि नहीं। इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी कहाँ पे, अर्बन एरिया में, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था कहाँ पे, अर्बन एरिया में। ठीक है, जबकि रूरल एरिया कैसा था, एग्रीकल्चरल रीजन होता है ज्यादातर, रूरल एरिया में क्या होता है, खेती किसानी की जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, इस अर्बन और रूरल एरिया के बीच का जो गैप है ना, वो धीरे धीरे क्या करता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो इसको, इस पॉइंट को। इन सुधारों के बाद 1970s के बाद जो भी रिफॉर्म्स किए गए, जो भी चेंज किए गया, है ना, चाइना जब यूएस की तरफ उसका झुकाव हुआ और उसके तहत जो भी सुधार किए गए, उन सुधारों का इम्पैक्ट जो था वो कुछ गुड पड़ा, कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ा। गुड इम्पैक्ट में क्या था, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हुआ, सुधार हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसी तरीके से इंडस्ट्रीज में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, लोगों की इनकम और सेविंग में वृद्धि हुई। ठीक है, अब क्या आने लगा, एफडीआई आने लगा, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा, जिसकी वजह से क्या होने लगा, नई नई इंडस्ट्रीज आने लगी और कैपिटल जनरेट होने लगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, इन नई नई कंपनियों में लोगों को काम करने की जरूरत पड़ती थी, तो वर्कर्स की उपलब्धता तो थी इनके पास क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक थी, तो एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा आसानी से मिल जा रहा था। फाइनली 2001 में चाइना डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया। बैड इम्पैक्ट देखो क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। इस समय में जो है करीब 100 मिलियन पीपल जो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। जो फीमेल की जो कंडीशन थी ये क्या थी, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड थी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, करप्शन बहुत अधिक था, अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में जो गैप था वो क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये इसके बैड इम्पैक्ट थे। पॉइंट क्या देखो, क्या है, अब चाइना क्या हो चुका था, इकोनॉमिक पावर बन चुका था। ठीक है, इसके अंदर क्या था, ठीक है, अब यहाँ तक जो जितने ये सुधार हुए थे ना, इन सुधारों के बाद चाइना क्या हो चुका था, इकोनॉमिक पावर हो चुका था। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में जो है उभरा था चाइना। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता था, ये अपने व्यापार से जो है अपने पार्टनर से, जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्टनर से इससे, है ना, ट्रेडिंग पार्टनर जो थे उनको क्या करता था, बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगा था, जैसे किसको, यूएसए को। ठीक है, आसियान को। ठीक है, यूएसए, आसियान और रशिया को भी, रशिया भी तो इसका पार्टनर था ना स्टार्टिंग में, याद करो, अभी भी पार्टनर है इसका। ठीक है, इन सब के ऊपर इसका क्या था, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था। ठीक है ना, अब क्या हुआ देखो, अब इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका था कि ये क्या करता था, दूसरी कंट्रीज को जो है एड भी प्रोवाइड करता था। देखो, आसियान में क्या हुआ, 1997 में एक क्राइसिस आया। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, 1977 में आसियान में क्या है, एक क्राइसिस आया। इस क्राइसिस में चाइना ने क्या किया, हेल्प किया किसका, आसियान कंट्रीज का।
ठीक है, चाइना ने क्या किया, हेल्प किया, क्या दिया इनको, एड दिया, एड प्रोवाइड कराया इनको, ठीक है, कर्ज दिया, सहायता दी, कब, 1997 में आसियान में एक क्राइसिस आया, क्राइसिस में क्या हुआ, चाइना ने इस आसियान कंट्रीज की हेल्प किया, क्या प्रोवाइड कराया इसने, एड प्रोवाइड कराया, ठीक है। अब इसने इन्वेस्टमेंट एंड एड, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है, इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ पे, लैटिन अमेरिका में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, एड दिया, किसको, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को, मतलब अब ये पावरफुल हो चुका है ना भाई, इकोनॉमिक क्या हो गई इसकी, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर गई, अब इकोनॉमिक पावर के रूप में निकला, जब इकोनॉमिक पावर के रूप में निकला तो जो भी इसके ट्रेडिंग पार्टनर थे, जिसके साथ इसका व्यापार होता था, ये उनको क्या करता था, प्रभावित करता था, पॉलिसीज अपने फेवर में करा लिया करता था, जैसे किसके किसके साथ, कौन कौन इसके ट्रेडिंग पार्टनर थे, यूएसए, आसियान और रशिया, आसियान के 10 कंट्रीज थे, रशिया था और यूएसए था, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड देखो, 1997 में आसियान में क्राइसिस आया, इस क्राइसिस में चाइना ने क्या किया, आसियान को हेल्प किया, क्या करके, एड प्रोवाइड करा के, उनको सहायता राशि देकर, ठीक है, चाइना का इन्वेस्टमेंट किया, सहायता राशि प्रोवाइड कराया, किसको, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ठीक है, ताइवान जो है चाइना का क्या, रेनेगेड प्रोविंस है, मतलब चाइना से अलग है, ये क्या है, आप देखोगे जब पैसिफिक ओशन में जाओगे तो एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो चाइना की बाउंड्री ऐसे ऐसे आती है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, आइलैंड नेशन है, तो ये भी कभी क्या था, चाइना का ही प्रोविंस था, लेकिन चाइना में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, ठीक है, जब यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, तो ये क्या हो गया, इसका विरोध किया, बोला नहीं, हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं अडॉप्ट करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे, ठीक है, इन्होंने किसको, डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, डेमोक्रेसी को क्या किया, अडॉप्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो ताइवान चाइना का क्या है, एक रेनेगेड प्रोविंस है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आता है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।